नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी मीनिंग होता है पाचन तंत्र। देखो, डाइजेशन क्या होता है? जो फूड होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। इसे कन्वर्ट करना होता है सिंपल मॉलिक्यूल में। क्यों? ताकि ये पानी में क्या हो जाए, घुल जाए, और पानी में घुलने के बाद ये जो है ब्लड में चला जाए। ठीक है ना? तो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कौन चेंज करता है? वो करता है एंजाइम। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होता है एंजाइम की मदद से। ठीक है ना? या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझ लो, जैसे देखो, आपने ली चीनी। ठीक है ना? चीनी को अगर आप वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे, आपको कोई स्टायर नहीं करना, मतलब घुमाना नहीं, हिलाना नहीं है। ठीक है ना? आप देखना कुछ पार्टिकल्स जो है ना, उनका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यानी कि उतना जो है ना चीनी घुल चुका है। बाकी चीनी नहीं घुलेगा। ठीक है ना? वो बॉटम में क्या आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वहीं अगर आप उस चीनी को पाउडर में चेंज कर लेते हो और अब उसे वाटर में डालते हो, तो आप देखना सेकंड के अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, सारा का सारा जो है सॉल्युबल हो चुका होगा। यहां पे भी क्या होता है, डाइजेशन में ये जो फूड होता है ना, जैसा आप समझ लो रोटी का टुकड़ा खा रहे हो आप। अब क्या रोटी का टुकड़ा आप पानी में घोल दोगे? नहीं घोल पाओगे। उसी रोटी के टुकड़े को आप पानी में अगर घोल दोगे एंजाइम की मदद से, इसी को बोलते हैं हम डाइजेशन। मतलब रोटी क्या हो गई, पच गई। ठीक है ना? अब ये कैसे होता है, देखो, रोटी के जो होता है ना, रोटी का टुकड़ा, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होगा। अब क्या होता है, बॉडी सेंस करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। तो एंजाइम जो है ना इनकी तरफ जाते हैं। किन की तरफ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की तरफ, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम प्रोटीन की तरफ, और फैट को पचाने वाला एंजाइम फैट की तरफ जाएगा। पचाने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को ये इतने छोटे पीस कर देंगे, इतने छोटे पीस करेंगे कि ये जो है ना एक सॉल्युबल बन जाए। मतलब एक तो ये बड़े पीस भी है यहीं, ऊपर से ये इनसॉल्युबल है। तो इनको क्या करना है, इतना छोटा करना है कि ये पानी में क्या हो जाए, घुल जाए। तो वही कौन करता है? एंजाइम करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इतना छोटा जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये जब पानी में इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद ये क्या होता है, ब्लड में चला जाता है। ठीक है ना? ब्लड में चला जाता है। तो यही हम कहते हैं कि डाइजेशन। ठीक है ना? अब देखो, जो डाइजेशन होती है ना, उसकी प्रोसेस होती है। मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या है? ठीक है ना? तो ये 5 प्रोसेस होती हैं इसकी। पहला होता है इंजेस्शन। इंजेस्शन का मतलब होता है कि खाने को अंदर जाना। जैसे आपने रोटी का टुकड़ा लिया, तो वो क्या हुआ, मुंह के अंदर गया। ठीक है ना? मुंह के अंदर गया, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंजेस्शन। अब जैसे ये मुंह के अंदर जाता है, ठीक है ना, तो यहीं से चालू हो जाता है क्या, डाइजेशन। ठीक है ना? यानी कि अब उस रोटी के टुकड़े को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करना है। तो वही हो रहा है डाइजेशन। ठीक है ना? अब इसको इतना छोटा टुकड़ा कर देना, इतना छोटा टुकड़ा कर देना कि ये जो है पानी में सॉल्युबल हो जाए, और पानी में सॉल्युबल होने के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है उसको पार करके ब्लड में चला जाए। तो उसी को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि अब ये जो छोटे छोटे पीसेस है ना, ये ब्लड में क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो इसी को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब एसिमिलेशन क्या होता है? देखो, एसिमिलेशन का मतलब है वो जो फूड के पार्टिकल्स ब्लड में एब्जॉर्ब हुए हैं ना, अब वो ब्लड क्या करेगा, उसको, उन पार्टिकल्स को पूरे बॉडी के पार्ट में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे मैंने खाया, यहां से पेट में गया, अब पेट में जाने के बाद ये ब्लड में गए, इधर इधर जितना ब्लड है, अब ये ब्लड क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा इन सब उंगलियों के टिप में भी, हेड में, पैर में, जितने भी पार्ट्स होते हैं सब जगह क्या करेगा, ये ब्लड इसको पहुंचाएगा। तो ये क्या है, एसिमिलेशन। ठीक है ना? अब उसके बाद 5th जो प्रोसेस आती है वो होती है इजेस्शन या फिर डिफेकेशन। देखो, इजेस्शन और डिफेकेशन को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लो। एक आप जार लो मिक्सर का, उस जार के अंदर फ्रूट्स डाल दो। ठीक है ना? उस जार से आप क्या करो, एक कपड़े के अंदर उसको रख दो। ठीक है ना? अब उसको निचोड़ दो आप, तो आप देखोगे जो आपको मिलेगा केवल और केवल लिक्विड पार्टिकल्स मिलेगा, मतलब लिक्विड मिलेगा आपको। ठीक है ना? बाकी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कपड़े के अंदर ही रह जाएंगे। अब ये जो लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड क्या है, ये एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। कौन? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और ये क्या हो गया, ब्लड में चला जाता है। अब जो पीछे सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते ना, ये सॉलिड, वो जो कपड़े के अंदर भी आपने देखा सॉलिड पार्टिकल्स रह गए, ये क्या है, वेस्ट है। मतलब अब इसे बॉडी जो है पचा नहीं सकता। कहने का मतलब है कि बॉडी अब इसे ब्लड में नहीं भेज सकता। तो अब क्या करेगा इसका बॉडी, ये तो वेस्ट है, अब क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ फेंकेगा।
ठीक है ना। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेस्चन। मतलब अब जो पार्टिकल्स है या वेस्ट पार्टिकल है पेट में, उसको बाहर कर देना ही इजेस्चन होता है। और डिफेकेशन भी इसी को बोलते हैं। इसको ऐसा समझ लो जैसे खाना जो है ना डिफेक्ट हो गया, अब ये किसी काम का नहीं है, इसको बाहर कर दो। तो इजेस्चन और डिफेकेशन एक ही है, ठीक है ना। तो जो प्रोसेस है डाइजेशन की, उसमें 5 प्रोसेस देखी हमने। पहला इंजेस्शन, इनका मतलब हो गया अंदर। डाइजेशन, डाइजेशन हमने सीख चुके हैं। पाचन, एग्जॉर्शन, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना है। एसिमिलेशन, ब्लड का अब उस पार्टिकल्स को सब जगह पहुंचाना ही एसिमिलेशन होता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अब किसी काम का नहीं है, उसको बाहर फेंकना ही इजेस्चन या फिर डिफेकेशन होता है, ठीक है ना। डाइजेशन जो होता है वो एंजाइम्स की मदद से होता है। एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब पार्टिकल्स, जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको पार करके ब्लड में चला जाए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये जो सिस्टम होता है ना, ये होता है एक एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड से बना हुआ, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड से बना हुआ। एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब जो खाना होता है ना, वो सबसे पहले कहां जाता है, मुंह में जाता है। मुंह के बाद वो जाता है पेट में। पेट में जाने से पहले वो फेरिंग्स और ओइसोफेगस से पार होके जा रहा है, ठीक है ना। स्टमक के बाद जो खाना जाता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। आप देख रहे हो यहां खाना एक ऑर्गन के बाद दूसरे ऑर्गन पे जा रहा है, दूसरे ऑर्गन के बाद तीसरे ऑर्गन में जा रहा है। यानी कि ये जो ऑर्गन है ये आपस में क्या है, कंबाइन है। कैसे, क्योंकि खाना एक के बाद दूसरे में जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरे में जा रहा है। अगर ये ऑर्गन कंबाइन है आपस में, यानी कि कोई ना कोई पाइप है जो इनको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसी पाइप से खाना जरूर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे जा रहा हो, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एलिमेंट्री कैनाल। जो बहुत सारे ऑर्गनों को कंबाइन करके बनता है, उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ, दूसरा होता है फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है ना। अगर हम वहां ग्लैंड की बात करें, ये जो ग्लैंड होते हैं ना, ये सिक्रेट करते हैं किसको, जूस को। और ये जूस सिक्रेट करते हैं तो ये कहां भेजते हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल में भेजते हैं। यानी कि जो ये ग्लैंड है ये एसोसिएटेड है किससे, एलिमेंट्री कैनाल से। ग्लैंड जुड़े हुए हैं किससे, एलिमेंट्री कैनाल से। क्यों, क्योंकि ये सिक्रेट करेंगे जूस को, और जूस जो जाएगा वो यहां जाता है। यहां क्यों जाता है, क्योंकि भोजन यहीं जाता है। क्योंकि भोजन जो होता है ना, वो स्टार्टिंग उसकी माउथ से होती है और एग्जिटिंग उसकी एनस में होती है। मतलब ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही ट्रेवल करेगा भोजन, अपना पूरा यात्रा जो करेगा वो एलिमेंट्री कैनाल में ही करेगा। अब ग्लैंड को पता है कि यार मैं तो सिक्रेट कर रहा हूं जूस को, ठीक है ना, बट खाना है यहां, तो वो ये क्या करेगा, जूस को यहां भेजेगा, ठीक है ना। अब जो ग्लैंड होती हैं ये क्या होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं, लीवर होता है और पेनक्रियाज होता है। मतलब ये क्या करेंगे, अपने अपने जूस सिक्रेट करेंगे, ठीक है ना। उन जूसों में क्या होता है, एंजाइम होता है जो यहां जो है भोजन को पचाने के लिए आएंगे, ठीक है ना। अब देखो हम पढ़ते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, माउथ। इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि माउथ का क्या काम है, तो आप क्या कहोगे, सर बक बक करने के लिए, ठीक है, बक्कल कैविटी। तो माउथ को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। माउथ में क्या क्या होता है, सर हंसने के लिए दांत होता है, चिढ़ाने के लिए जीभ होता है, और किसी को ललचाने के लिए सलाइवा होता है। यानी कि माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सलाइवा होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब की क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो हम सबसे पहले किसकी स्टडी करते हैं, टीथ की स्टडी करते हैं। अब देखो अगर हम टीथ की बात करें तो दांत किस लिए यूज होते हैं, क्या केवल हंसने के लिए ही होते हैं यूज, या चबाने के लिए भी होते हैं खाना को, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो दांत यूज होते हैं वो होते हैं असलियत में खाने को चबाने के लिए, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में जाते हो, अगर एग्जाम में पूछते हो कितने टाइप के दांत होते हैं, तो आप क्या करोगे, वहां 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। कितने टाइप के दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो टाइप्स में भी पूछे जाते हैं कि दांत बताओ कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप है उनका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर ये और मोलर। या फिर अगर आपको ध्यान में नहीं आता तो आप बस इतना ध्यान रख दो शॉर्ट में, इनका प्रेम, किनका, टीथ का प्रेम आपस में, ठीक है ना। IN से हो गया इंसीजर, CA हो गया कैनाइन, प्री का मतलब हो गया प्रीमोलर और M हो गया मोलर। तो ये दांत कितने टाइप के होते हैं, इनका प्रेम, ठीक है ना। दांतों का आपस में क्या होता है, प्रेम होता है, तो इनका प्रेम, ठीक है ना।
जो इंसीजर होते हैं ना, जो हमारे आगे के दो दांत होते हैं, जब हम हंसते हैं तो ई करके दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या क्या काम के लिए आते हैं? कटिंग के लिए। जैसे अगर आपको मैं सेब दे दूंगा तो आप क्या करोगे? सेब को ऐसे इधर को तो नहीं खाओगे ना, आप इधर ही से खाओगे ना आगे से, तो वो होता है कटिंग के लिए, ठीक है ना। कैनाइन जो होती है ना, वो टीयरिंग के लिए होते हैं। जो हमारी ये इधर की दांतें होती है ना, ये शार्प से दांत होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को हम कैनाइन बोलते हैं। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप या तो लॉयन के दांत देखो या फिर वैम्पायर के दांत देख लो आप। तो वो किस लिए यूज होते हैं? टीयरिंग के लिए होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लॉयन को तो खानी होती है, क्या मांस खाना होता है, तो उसको मांस फाड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? कैनाइन चाहिए होता है। वहीं अगर हम वैम्पायर की बात करें तो भाई उसको भी तो फाड़ना है, तभी तो जाके वो खून पिएगा, तो वो भी उसमें भी क्या होते हैं? कैनाइन। जो इधर से निकले रहते हैं ना ऐसे करके लंबे से, वो कैनाइन होते हैं, ठीक है ना। प्रीमोलर जो होते हैं ना, वो चॉप करने के लिए होते हैं, मतलब इसने तो काट दिया, इसने फाड़ दिया, अब उसको क्या करना है? थोड़ा और बारीक करना है, तो वो होते हैं चॉपिंग करने के लिए प्रीमोलर, ठीक है ना। अब मोलर का काम क्या होता है? इसने कटिंग कर दी, इसने टीयरिंग कर दी, इसने चॉपिंग कर दी, अब ये क्या करता है? इसको पीसेगा और चटनी टाइप का बनाएगा। तो वो किसका काम होता है? मोलर का काम होता है। क्या करेगा? इसको ग्राइंडिंग करेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें डेंटल फॉर्मूला की, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है डायरेक्ट, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का या फिर डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड का। तो अगर आपको ध्यान में रखना है डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का कितना होता है और चाइल्ड का, तो आप ये जो स्टार्टिंग के तीन है 2 1 2, यहां भी 2 1 2, ये चाहे आप एडल्ट की बात करो चाहे चाइल्ड की बात करो, ये क्या है? तीनों सेम है। यहां भी 2 है, यहां भी 1, यहां भी 2, यानी कि 212 212। एडल्ट और चाइल्ड में क्या है? फिक्स है 212 212, ठीक है ना। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां कितने हैं? 3 है, और यहां कितने हैं? 0। इसका मतलब बच्चों में जो मोलर होता है ना, मोलर टीथ, वो नहीं होता है। बच्चों में जो मोलर टीथ होता है ना, वो नहीं होता है। इसका मतलब चाइल्ड में ग्राइंडिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यहां पे ग्राइंडिंग की क्या जरूरत होगी? एक बात बताओ, जो चाइल्ड के टीथ होते हैं ना, इसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे खाते कुछ है नहीं, वो दूध ही पीते रहते हैं। तो जब वो दूध पिएंगे तो चबाएंगे क्या वो? ठीक है ना, उन्हें चबाने की क्या जरूरत है? तो इसलिए यहां पे जो मोलर होता है ना, वो नहीं होता है, ठीक है ना। जो ये मिल्क टीथ होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये झड़ जाते हैं जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो जो ये मिल्क टीथ होते हैं ये झड़ जाते हैं। झड़ने के बाद जो इनकी जगह आते हैं वो आते हैं परमानेंट टीथ। क्या आते हैं? परमानेंट टीथ, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये मिल्क टीथ है, ये एडल्ट में जो टीथ है अब, ये क्या है? परमानेंट टीथ है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पूरे जीवन काल में जो दांत आते हैं वो केवल 2 बार आते हैं। एक आते हैं मिल्क के टीथ जो हम बचपन में आते हैं, और उनके झड़ने के बाद जो आते हैं वो परमानेंट टीथ आते हैं। वो क्या आते हैं? परमानेंट टीथ। इसीलिए जो ह्यूमन टीथ होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? डिफियोडंट बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? डिफियोडंट, डाई, ठीक है ना, फ्योडंट, क्या बोला जाता है? डाइफियोडोंट, ठीक है ना। और वैसे भी जहां हम टीथ की स्टडी करते हैं वहां उसे क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना। जब टीथ की स्टडी करोगे आप तो क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और जो ये 2 सेट होते हैं टीथ के, इसे क्या बोलते हैं? डिफियोडंट बोलते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हो, हर बार आप कुछ नहीं कर रहे हो, नाम पुकार रहे हो दंत दंत। क्या पुकार रहे हो? दंत दंत। यहां देखो डाई का मतलब हो गया 2, यानी कि 2 बार दंत का आना, ठीक है ना। अगर आप दांतों की स्टडी करते हो, लॉजी तो मैंने बताया, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। और यहां आप देख रहे हो क्या रहा? दंत दंत, यानी कि आप यहां दांतों की क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। तो चाइल्ड में कितने हैं? 212, और एडल्ट में भी 212। जो बात क्या है, वो इधर 3 है तो इधर कितने हैं? 0 है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं इस 3 की बात करूं तो इसमें जो एक दांत होता है ना, जो वो कौन सा होता है? विजडम टीथ होता है। वो कौन सा? विजडम टीथ। विजडम का मतलब क्या होता है? समझदार। क्या होता है? समझदार। यानी कि बचपन में आप समझदार नहीं होते हो और बाद में जाके आप समझदार होते हो। कब होने लगते हो आप समझदार? 16 से 25 साल की उम्र में आप समझदार होने लगते हो, ठीक है ना। क्या इसीलिए इसको विजडम टीथ बोला जाता है? नहीं, इसको बस ऐसे ही विजडम टीथ बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि 16 से 25 साल की उम्र में आता है, इसलिए हम इसे विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक दांत ऐसा है जो कि क्या है? विजडम टीथ, ठीक है ना। यानी कि जब तक बच्चा 16 साल का नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या होता है? जब ये मिल्क टीथ झड़ जाते तो यहां पे कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। 16 से 25 साल की उम्र में जब विजडम टीथ आने लगते तो क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो एडल्ट में कितने हो गए? 212 और 3। अब देखो जो ये 2 है ना, ये जो 2, ये है क्या? ये जो इंसीजर होते हैं ना, आगे के जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं ये इंसीजर। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं,
कितने होते हैं ये? 2 होते हैं। वहीं अगर मैं कैनाइन की बात करूं ना तो कितने हैं ये? 1 है। कितना? 1, ठीक है ना। और वहीं अगर मैं प्रीमोलर की बात करूं तो ये कितने हैं? 2। कितने हैं ये? 2 हैं। और वहीं अगर मैं मोलर की बात करूं तो ये कितने हैं? 3। कितने हैं ये? 3 है, ठीक है ना। तो जो आगे के 2 दांत आप देख रहे हो ना वो क्या है? इंसीजर है। जो ये शार्प टीथ देख रहे हो ना इधर का, ये क्या है? कैनाइन। उसके बाद जो आते हैं सेट 2 वो है प्रीमोलर, और उसके बाद के जो 3 सेट है वो क्या है? मोलर है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप यहां पे टीथ को देखो तो कितने हैं ये? 2 3 4 5, 5 और 3 8। कितने हैं ये? 8 हैं। अब देखो जो हमारे टीथ होते हैं ना वो ऊपर की साइड भी होते हैं और नीचे की साइड भी होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां के हिसाब से देखूं तो इस साइड भी होते हैं और इस साइड भी होते हैं। यानी कि अगर ऊपर की बात करूं तो इस साइड कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8। फिर इस साइड की बात करूं तो कितने? 8 हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं नीचे वाले जॉ की बात करूं तो इस साइड कितने हैं? इस साइड भी हो गए 8, और फिर इस साइड कितने हैं? इस साइड भी हो गए 8। तो ये कितना हो गया? 16/16। कितना हो गया? 16/16। जब हम इसे टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? 32। अब बोलोगे आप कि सर ये 16/16 तो कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था रिमाइंडर। आपने क्या कर लिया? 32 कहां से आ गया? तो बायोलॉजी की अलग ही गणित चलती है, ठीक है ना। 16/16 यहां 32 हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम वहीं चाइल्ड की बात करें तो यहां पे कितने हैं दांत? 2 3 4 5 दांत है। यानी कि ऊपर वाला जो जॉ है इस साइड कितने होंगे? इस साइड होंगे 5। वहीं दूसरी साइड कितने होंगे? 5 होंगे। जब नीचे जॉ की बात करेंगे तो एक साइड होंगे 5, दूसरे साइड होंगे 5। इनको जब टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10/10। जब इनको और टोटल करते हैं तो कितना आता है? ये 20 आते हैं। यानी कि जो एडल्ट होते हैं उसमें टीथ कितने होते हैं टोटल? वो होते हैं 32 दांत। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। वहीं अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो इसमें कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। अब आपने एक चीज देखा होगा, ठीक है ना। एक चीज आप गौर करना, जब आप लकड़ी को आप बार बार यूज करते हो या किसी चीज को आप यूज करते हो बार बार, ठीक है ना, कई बार आप यूज करते हो, देखना वो पोर्शन क्या होता है? स्मूथ हो जाता है। क्यों होता है वो स्मूथ? क्योंकि भाई वो वहां पर से क्या होता है? उसकी रफनेस हटने लगती है, वो घिसता है। घिसने से क्या होता है? वो स्मूथ हो जाता है। बट दांत तो हमेशा चलते हैं और हमेशा चबाते हैं, ठीक है ना। हर चीज को क्या करते हैं? चबाते रहते हैं। कभी आप देखना जो नॉनवेज खाते हैं वो तो हड्डी भी चबा देते हैं, ठीक है ना। तो हड्डी चबा रहा है, कौन चबा रहा है? दांत। तो ये क्यों नहीं घिस रहे हैं? ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके बाहर से जो कवरिंग होती है ना वो होती है किसकी? एनिमल की। ENAMER, इसे बोलते हैं टूथ एनिमल। क्या बोलते हैं? टूथ एनिमल। और ये घिस नहीं रहा है, ठीक है ना। ये हड्डी को भी चबा दे रहा है, मांस भी अच्छे से चबा दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है? हार्डेस्ट पार्ट है। ये क्या है? एक हार्डेस्ट पार्ट है। किसका? ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, ठीक है ना। कौन? जो टूथ का एनिमल है। यानी कि ये दांत का एक कवर है जो दांत को घिसना नहीं दे रहा, खत्म नहीं होने दे रहा। तो ये क्या है? एक हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, ठीक है ना। अब वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? हाथी की, तो आपने देखा हाथी में जो मुंह के अंदर से ऐसे करके निकला रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टस्क। और ये कैसे करके निकला रहता है? ऐसे करके आपने देखा होगा, ये और ये ऐसे करके निकला रहता है, निकला रहता है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टस्क। और ये टस्क बनता किस चीज से? जो ये आप हंसते हो ना ही करके, जो आगे के 2 दांत दिखाई देते हैं, ये 2 दांत जब ग्रो हो जाते हैं ऊपर वाले जबड़े से, ठीक है ना, ये 2 दांत जब ग्रो हो जाते हैं ऐसे करके बाहर को, तो ये क्या बनाते हैं? टस्क बनाते हैं। यानी कि जो हाथी है उसमें जो टस्क बना रहा है वो कौन बना रहा है? इंसीजर बना रहा है। कौन बना रहा है? इंसीजर, ठीक है ना। यानी कि जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट, कौन? एलिफेंट, इसमें जो टस्क होता है, इसमें जो टस्क होता है वो क्या होता है? इंसीजर होते हैं। कौन सा टीथ होता है? वो इंसीजर टीथ होता है, ठीक है ना। कौन सा टीथ होता है? वो इंसीजर टीथ होता है, ठीक है ना। और वो कहां पे होते हैं? वो अपर जॉ से बाहर को आए रहते हैं। कहां से? अपर जॉ से। ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है कौन सा टीथ होता है, और कई बार पूछा जाता है कहां से निकलते हैं। तो वो अपर जॉ से। और कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर टीथ होते हैं और टस्क होते हैं। ये एक्चुअली में इसलिए होता है ताकि वो अपनी क्या कर सके? प्रोटेक्शन कर सके। क्या कर सके? वो प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए होता है ये टस्क,
ठीक है ना। तो हार्डेस्ट पार्ट क्या है बॉडी का, वो है टूथ एनिमल, ठीक है ना। और जो टस्क है वो कहां से क्या होता है, वो कौन सा दांत होता है, वो इंसिजर टीथ होता है और अपर जॉ से निकला हुआ रहता है। ये किस पे होता है, ये होता है एलिफेंट पे। तो देखो कई बार पूछा गया है कि टीथ किस चीज का बना हुआ रहता है, जो टीथ होता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है। तो टीथ किस चीज का बना हुआ रहता है, वो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बनता है वो, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीथ किस चीज का बना है, तो टीथ बनाया है कैल्शियम फॉस्फेट का। किस चीज से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है ना। और कई बार मैंने कहानी आपको कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टाइप के टीथ होते हैं, तो आपको तो बस इतना ध्यान देना है, इनका प्रेम, इनका क्या, प्रेम। और जो ये प्रेम शब्द है ना, ये जो प्रेम शब्द है, ये प्रीमोलर और मोलर, इनको हम कहते हैं चीक टीथ। इनको हम क्या कहते हैं, चीक टीथ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीक की साइड होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, चीक टीथ बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।